ओम जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम प्रगतिवाद पर चर्चा करते हुए नागार्जुन जी के बारे में थोड़ी संक्षिप्त विचार चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी कविता का चतुर्थ उत्थान काल माना जाता है। यह वाद छायावाद के ह्रासोन्मुख होने की स्थिति में प्रचलन में आया। छायावाद की रहस्यात्मक, रोमांचक, कलावादी और कल्पनावादी प्रवृत्तियों से मुक्ति की बेचैनी और यथार्थ का आग्रह प्रगतिवाद के उदय में सहयोग करते हैं। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। प्रगतिवाद का एक आधार मार्क्सवादी विचारधारा भी है, जिसका विकास सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए हुआ। प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन सभी भारतीय भाषाओं में उभरे नई सामाजिक एवं आधुनिक चेतनाओं को संगठित रूप देने का प्रयास था। यही कारण है कि यह आंदोलन अपने समानांतर प्रगतिशील संगठनों को भी लेकर आया। भारत की प्रमुख भाषाओं में यह प्रक्रिया जहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, वहीं दूसरी भाषाओं और बोलियों में इसका गहरा प्रभाव है। 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण के तहत या नवोदित राष्ट्रीय चेतना के तहत जो आधुनिक साहित्य लिखा गया, कमोबेश रूप में उसके सरोकारों में समानता है। यह समानता जातीय भाषाओं के स्वरूप निर्धारण और परिष्कार में, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विरोध में, विषय वस्तु और रूप में, मध्यकालीन बोध और रीति से विच्छेद में, नए साहित्य रूपों और गद्य विधाओं के विस्तार में तथा राष्ट्रीय चेतना के उदय में प्रतिफलित हुई। प्रगतिवादी साहित्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय घटनाक्रमों का भी प्रभाव है। उस समय पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था। कांग्रेस और गांधी के अहिंसावादी और अनुनय विनय की नीति से लोगों का मोह भंग हो रहा था। ऐसे में कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन को संचालित कर वामपंथी आंदोलन देश के युवाओं में एक नई उम्मीद पैदा कर रहे थे। धीरे धीरे राजनीति में वामपंथी शक्तियों का जोर बढ़ता गया। इस वैचारिक उग्रता और समाजोन्मुखता को बल दे रही थी तत्कालीन परिस्थितियां। एक ओर अंग्रेज शासक देश में पूंजीवाद और सामंतवाद को प्रश्रय दे रहे थे, तो दूसरी ओर देश की जनता अभाव, गरीबी, अशिक्षा और अकाल से ग्रसित कराह रही थी। साथ ही साथ युद्ध की विभीषिका भी डरा रही थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति, साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद का विरोध जैसी जो स्थितियां बन रही थीं, उसने भारत में भी प्रगतिशील सोच को एक आधार प्रदान किया। संपूर्ण विश्व के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य जहां एक ओर साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए चल रहे स्वाधीनता आंदोलनों को संगठित करना था, तो साथ ही साथ उभरते फांसीवाद को रोकना भी था। स्वाधीनता संग्राम के विकसित दौर ने जहां राजनीतिक स्तर पर जन संगठनों के उद्भव को संभव बनाया, वहीं विचारधारात्मक स्वदेशिता ने साहित्यिक संगठन को भी संभव बनाया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण इसी का ठोस प्रमाण है। उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे प्रगतिशील लेखक संगठनों से जुड़ना इस बात का पूर्व संकेत है कि भारतीय साहित्य अपनी जातीय भौगोलिक सीमाओं को तोड़ विश्व साहित्य का हिस्सा बन रहा है। यह संगठन सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में फैला और उसका इतिहास भी कमोबेश एक सा है। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवाद का उदय हो चुका था। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में साम्राज्य विरोधी लीग की स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ 1934 ईस्वी में सोवियत लेखक संघ की भी स्थापना हुई, जिसका भारतीय रूप है प्रगतिशील लेखक संघ। 1935 ईस्वी में अमेरिकी लेखक संघ की भी स्थापना हुई। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पता चलेगा कि 1930 ईस्वी के आसपास भारत में मुक्ति संग्राम काफ़ी चढ़ाव पर था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बायकाट, बारदोली का सत्याग्रह, 1928 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा बुलाए गए सर्वदल सम्मेलन द्वारा भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट,
नवंबर 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना। 1928-29 ईस्वी में चला मेरठ षड्यंत्र केस, 1929 ईस्वी में चला लाहौर षड्यंत्र केस तथा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी द्वारा नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाना। 1930 ईस्वी का नमक सत्याग्रह, चटगांव मुक्ति आंदोलन, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश का विद्रोह और गढ़वाली सैनिकों का देश प्रेम, शोलापुर मोर्चा, पूर्वोत्तर सीमांत में विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि घटनाएं घटी, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर प्रगतिशील आंदोलन पर पड़ता है। 1936 से 1943 ईस्वी तक का काल प्रगतिवाद का माना जाता है। प्रगतिवाद भले ही छायावादी साहित्य की पृष्ठभूमि पर खड़ा हो, लेकिन यह छायावाद की रहस्यात्मकता, कल्पनावाद से इतर जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य का केंद्रीय विषय बनाता है। साथ ही साथ यह आधुनिक हिंदी कविता में यथार्थ की जमीन निर्मित करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका आधार पश्चिमी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस मत का खंडन करते हुए इसे भारतीय चिंतन और परिवेश की उपज माना है। वे लिखते हैं, प्रगतिशील साहित्य विदेशी साहित्य का अनुकरण है, अंतर अराष्ट्रीय है, यह प्रचार मिथ्या है। हम दूसरे देशों के प्रगतिशील साहित्य से सीखते हैं। हमारे महान लेखकों में ऐसा कौन है जिसने यह नहीं किया? किंतु प्रगतिशील साहित्य जनता की राष्ट्रीय और लोकप्रिय परंपराओं के अनुसार विकसित होता है। वह जनता के हित प्रतिबिंबित करता है, अतः वह उत्कृष्ट रूप में राष्ट्रीय और जनवादी है। आधुनिक काल में सन 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी के कालखंड को अधिक विद्वानों ने सर्वसम्मत से प्रगतिवाद का समय माना है। इस कथन के समर्थन में सबसे बड़ा आधार है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। यह सच है कि भारत से पहले 1934 ईस्वी में सोवियत लेखक संघ का गठन हुआ। इस गठन ने साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद का विरोध करते हुए विश्व शांति की पहल की। आगे 1935 ईस्वी में इससे प्रेरणा लेते हुए पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ बना। इसे फासिज्म के खिलाफ और उत्पीड़ित राष्ट्रों के शोषित जनगण के समर्थन में एवं विचार स्वातंत्र्य के लिए लेखकों की आवाज़ बुलंद की। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के निर्माण में सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में 1935 ईस्वी में ही लेखक संघ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस दिशा में प्रेमचंद ने अपनी हंस पत्रिका में लंदन में बने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश भी डाला। प्रेमचंद भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की धुरी बन गए। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद को प्रलेस का लखनऊ में अध्यक्ष बनाया गया। प्रगतिशील लेखक संघ के निर्माण और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सज्जाद जहीर ने लिखा है, जब हमने प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन की ओर पग उठाया तो कुछ बातें विशेष रूप से हमारे सम्मुख थीं। पहली तो यह कि प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन का रुख देश की जनता और मजदूरों, किसानों और मध्य वर्ग की ओर होना चाहिए। उनको लूटने वालों और उन पर अत्याचार करने वालों का घोर विरोध करना, अपनी साहित्यिक रचनाओं से जनता में चेतना, गति, क्रियाशीलता और एकता उत्पन्न करना और उन तमाम अवशेषों और प्रवृत्तियों का विरोध करना जो जड़ता, प्रतिक्रिया, निरुत्साह उत्पन्न करती है, हमारा प्रमुख कर्तव्य ठहरा। इसी से फिर दूसरी बात निकलती है और वह यह कि यह सब कुछ तभी संभव था जब हम चेतन रूप से देश के स्वाधीनता संघर्ष और देश की जनता की अपनी स्थिति सुधारने के आंदोलन में भाग लें। सिर्फ डर से तमाशाई न हो, बल्कि सामर्थ्य भर अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के सिपाही बने। इसका अर्थ यह नहीं कि लेखक अवश्य ही राजनीति से अलग उदासीन भी नहीं हो सकते। प्रगतिशील लेखक के मन में मानव जात से स्नेह और गहरी सहानुभूति जरूरी है। बिना मानव प्रेम, स्वतंत्रता की इच्छा और जनतंत्रवाद के प्रगतिशील लेखक होना संभव नहीं। रोशनाई इन सभी उद्देश्यों के साथ अप्रैल 1936 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन लखनऊ में हुआ। हिंदी और उर्दू के साहित्यकारों, बोलियों और अन्य भारतीय भाषाओं के रचनाकारों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक था। सबसे पहली बात तो यह थी कि साहित्य के इतिहास में यह पहला अवसर था जब संपूर्ण भारत से विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक एक मंच पर एकत्रित हुए। सम्मेलन में बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास आदि स्थानों से लेखक आए थे। सभी एक ही लक्ष्य से परिचालित थे,
कि अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए। दूसरे, इस सम्मेलन में पहली बार तर्क संगत रूप से इस विचार को स्थापित किया गया कि साहित्य जीवन से अलग थलग कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, वह एक ऐसा सामाजिक कार्य है जो संपूर्ण परिवेश को प्रभावित करता है। इस प्रकार साहित्य के सामाजिक दायित्व की स्पष्ट व्याख्या की गई और उसकी परिवर्तनकारी क्रांतिकारी भूमिका को रेखांकित किया गया। तीसरे, सम्मेलन ने नए प्रकार के साहित्य की रचना का नारा दिया, लेकिन उसने अपनी गौरवपूर्ण परंपरा को अस्वीकार नहीं किया। सम्मेलन में यह बात उभर कर सामने आई कि वास्तव में प्रगतिशील लेखक ही अपनी परंपरा के सच्चे दावेदार हो सकते हैं। चौथे, इस सम्मेलन ने अपने घोषणा पत्र पर उन सभी लेखकों के बीच एकता का ठोस आधार प्रस्तुत किया जो अनेक मुद्दों पर अलग थलग राय रखते हुए भी कुछ आधारभूत मुद्दों पर सहमत हो सकते थे। प्रगतिशील लेखक संघ के उद्देश्य 10 अप्रैल 1936 ईस्वी को इनके घोषणा पत्र में इन उद्देश्यों को स्पष्ट लिखा गया था कि भारत के तमाम प्रगतिशील लेखकों की संस्थाएं संगठित करना तथा साहित्य का प्रकाशन कर अपने उद्देश्यों को प्रचारित करना, प्रगतिशील लेखकों और अनुवादकों को प्रोत्साहित करना और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके देशवासियों की स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाना, प्रगतिशील लेखकों की सहायता करना, विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, फांसीवाद और सैनिकवाद की संस्कृति विरोधी शक्तियों का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय शांति की शक्तियों और उनके अनुकूल राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थन करना, छात्रों के अधिकारों की मांग करना, शांति सम्मेलन के लिए जेनेवा में हो रहे विश्वव्यापी शांति सम्मेलन को अपना समर्थन देना। प्रथम सम्मेलन के बाद प्रगतिशील आंदोलन बड़ी तेजी से संपूर्ण भारत में फैला। कलकत्ता, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, बनारस, पटना, अलीगढ़ में कुछ और शाखाएं स्थापित की गईं। लखनऊ का सम्मेलन होने के तुरंत बाद भारत सरकार में गृह सचिव एमजी हैलेट ने सभी प्रांतीय सरकारों को एक पत्र लिखा था जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ पर कड़ी नजर रखने तथा लेखकों को उससे दूर रखने के लिए उसके विरुद्ध प्रचार करने की बात कही गई थी। यह आदेश हैलेट सर्कुलर के नाम से प्रसिद्ध है। एक और प्रगतिशील साहित्य को जब्त किया जाने लगा तो दूसरी ओर रूढ़िवादी साहित्य सम्मेलन के कर्णधार भी प्रगतिशील आंदोलन पर आक्रमण करने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, उसके समर्थकों द्वारा उसके विरुद्ध प्रचार, भारत में हिंदू रूढ़िवादियों, रायवादियों और अन्य प्रगतिवाद विरोधियों द्वारा उसके विरोध के बावजूद यह तथ्य है कि 1936-1939 तक का काल प्रगतिवाद के विस्तार और प्रतिष्ठा का काल है। मार्क्सवादी, गैर मार्क्सवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी लेखक बड़ी संख्या में उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे, उसमें सहयोग दे रहे थे। यह राष्ट्रीय मोर्चे के प्रयासों का परिणाम था। मई 1936 ईस्वी के हंस में प्रेमचंद ने उसको प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के लिए सौंपने की बात कही थी। उसे प्रेमचंद, पंत, निराला, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर, नवीन, वृंदावन लाल वर्मा, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, ख्वाजा अहमद अब्बास, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रभात, अंचल, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन आदि कितने ही प्रतिष्ठित लेखकों और कवियों का सहयोग मिलने लगा। इस समय हिंदी लेखकों में यथार्थवाद का स्वर प्रधान हो गया था। निराला, पंत और उग्र अपनी स्वाभाविक गति से अपनी रचनाओं में यथार्थ और नई सामाजिक चेतना का परिचय दे रहे थे। इसके साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन और दिनकर की रचनाओं में भी इस नई दिशा के संकेत मिल रहे थे। इस काल में संगठन के स्तर पर नेतृत्व आदि सज्जाद, जहीर, मुल्कराज आनंद आदि के हाथ में था तो रचना के स्तर पर सैकड़ों रचनाकार उसे अपनी कलम से समृद्ध कर प्रतिष्ठित कर रहे थे। यह संगठन आंदोलन केवल मार्क्सवादी लेखकों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें मार्क्सवादी, जनवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी सभी तरह के लेखक सक्रिय थे। इनकी सक्रियता और एकता का व्यापक सामाजिक आधार था। उस समय की सामाजिक वास्तविकताओं का दबाव, इसकी वजह से प्रगतिशील आंदोलन ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया था। और यह बात केवल हिंदी के बारे में ही सच नहीं थी, सभी भारतीय भाषाओं के बारे में यही स्थिति थी। प्रगति शब्द का अर्थ यहाँ है विशेष गति, आगे बढ़ना, चलना आदि। इस प्रकार प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। वैसे इस तरह इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग एक विशेष विचारधारा के लिए रूढ़ हो गया है। प्रगतिवाद के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। डॉक्टर नगेन जी कहते हैं, अब के समय में दो विरोधी शक्तियां हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद जिसका साम्राज्यवाद भी अंग है और विनाशोन्मुख है, और साम्यवाद विकासोन्मुख है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु, बल्कि यूँ कहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं, छायावाद के शून्य सूक्ष्म आकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के निर्जन अदृश्य शिखर पर
विराम करने वाली कल्पना को जनजीवन का यथार्थ चित्र अंकित करने के लिए एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती की आवश्यकता थी, क्योंकि यह नए युग की नई मांग थी। प्रगतिवाद ने इस मांग को पूरा करने का बीड़ा उठाया। वह छायावाद के वैयक्तिक दृष्टिकोण का विरोध कर समष्टि को अपने साथ समेटकर आगे बढ़ा और उसने साहित्य को पूर्णतः जनजीवन के साथ ला मिलाया। डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं? छायावाद के गर्भ से सन 1930 ईस्वी के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ, उसे सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवाद की संज्ञा प्रदान की गई और तब से इस नाम के औचित्य अनुचित्य को लेकर काफी वाद विवाद होने के बावजूद छायावाद के बाद की प्रधान साहित्य धारा को प्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता है। यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजवादी विचारों का प्रचार करने वाले या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य है। पहले हमें स्वार्थपरायण व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टिवाद की ओर ले जाता है। प्रगतिवाद मूल रूप में साम्यवाद से प्रभावित एक दृष्टिकोण है जो समाज में समानता का पक्षधर है। वह समानता के कारण होने वाले शोषण का विरोधी है। प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों को समाप्त करना चाहता है। प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत अर्थ के असमान विभाजन को समाप्त कर सभी प्रकार के शोषण का उन्मूलन करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने और उस परिश्रम द्वारा अपने लिए जीवन की संपूर्ण सामान्य सुख सुविधाओं को जुटाने की स्वतंत्रता और अवकाश प्राप्त हो, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी कारण दूसरे व्यक्ति के श्रम का शोषण न कर सके। प्रगतिवाद ने अध्यात्म के बजाय भौतिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया। इसीलिए प्रगतिवाद ने धर्म, ईश्वर, परलोकवाद, भाग्यवाद आदि का विरोध किया। प्रगतिवाद ने किसानों, मजदूरों की एकता और संगठन का समर्थन और पूंजीपतियों, महाजनों, शोषकों का विरोध किया। प्रगतिवाद के मूल तत्व ऐसे कई भागों में बांटे जा सकते हैं, कम से कम 5 तो निश्चित ही हैं। एक, यह जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। इसके लिए वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण कर धन को ही संपूर्ण विषमताओं का मूल कारण माना, समाज में उसके समाज विभाजन पर बल देता है। इसका दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। इसलिए यह किसी भी अलौकिक या अदृश्य ईश्वर शक्ति, नियतिवाद, परलोकवाद, कर्मवाद, आत्मा की अनश्वरता आदि को मान्यता नहीं देता, क्योंकि ये उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण के एक प्रधान साधन रहे हैं। इसका उद्देश्य पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद आदि सभी प्रतिक्रियावादी तत्वों से संबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक रूढ़ियों का विरोध कर ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सबको उन्नति करने और जीवन की सामान्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने और भोगने का समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो। अगला, यह कला को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मान उसका सहज बोधगम्य रूप अपनाने पर बल देता है, जिससे सर्वसाधारण उसे समझ सके। अर्थात यह कला को कला के लिए न मान, कला जीवन के लिए मानता है। यह साहित्य में व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता का अंकुश चाहता है। प्रगतिवादी प्रमुख प्रवृत्तियों में यथार्थ चित्रण है। प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ चित्रण 2 रूपों में प्रकट हुआ। एक है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और दूसरा है सामान्य प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत जनसमूह की आर्थिक विषमता और राजनीतिक चेतना का चित्रण है। जीवन से जुड़े सच को अपनी कविता का आधार बनाया है। कृषक मजदूर के रहन सहन, उनके टूटे फूटे कच्चे घर, उनके मटमैले बच्चों आदि के प्रति इन कवियों की बड़ी सहानुभूति रही है। पंत जी ने भी लिखा है, यह भारत का ग्राम, सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, झाड़ फूस के विवर यही क्या, जीवन शिल्पी के घर। केदारनाथ अग्रवाल ने भी जीवन के अभाव का स्वाभाविक और यथार्थपूर्ण चित्रण करते हुए लिखा है, सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब सी मर जाती है। कहीं न कहीं से सबने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। अच्छा, शोषितों की दीनता का चित्रण भी ये करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर बच्चे अगर कोई अपना वक्तव्य वगैरह होता है तो बच्चे इस कविता को जरूर कहते हैं। जैसे प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र है शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूति कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषण का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। दिनकर जी की ये कविता अक्सर बच्चे बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, बिना इसके अभिव्यक्ति ही नहीं हो पाती है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। सामाजिक क्रांति का भाव। प्रगतिवादी रचनाकार सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा जब कृषकों मजदूरों का शोषण करते देखता है तो आक्रोश से भर जाता है और वह सामाजिक क्रांति का आह्वान कर इस व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहता है। कविवर पंत जी लिखते हैं ना कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रष्ट जग के जड़ बंधन।
धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इनके यहाँ धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह इन्हें शोषण का हथियार मानते हैं। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। रामेश्वर शुक्लांचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और क्षुधातुर तुम सोए। शोषण का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया है। प्रगतिवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का मूलाधार ही शोषण है। वह कारखानों में मजदूरों का, गांव में किसानों का शोषण करने के साथ साथ दैनिक जीवन में निम्न वर्ग का शोषण करता है। इस पूंजीवादी वर्ग या शोषक वर्ग के प्रति घृणा, वितृष्णा, व्यंग्य आदि की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य में निराला जी की इस कविता से भी देखी जा सकती है, जहाँ कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। या आगे कहते हैं पंत जी, वे नृशंस हैं वे जन के श्रम फल से पोषित, दुहरे धनी जोंक जग के भू जिनसे शोषित, नर पशुए भूमार मनुजता जिनसे लज्जित। नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। प्रगतिवादी कवियों ने नारी के शोषित रूप को स्वीकार किया है। सदियों से नारी पुरुष के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। आदिकाल से वह भोग्या मात्र, भक्ति काल में माया, रीति काल में वासना की मूर्ति बनी। द्विवेदी काल में अबला से भागे उससे आगे ही नहीं ले जा पाए लोग, केवल वहीं भगाते रहे। ऐसे में प्रगतिवादी कवियों ने नारी को मात्र मानवीय रूप में प्रतिष्ठित कर के उसके स्वातंत्र्य की वकालत की है, जैसा कि पंत जी ने भी लिखा है। खैर, अब आगे है राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना। प्रगतिवादी कवियों ने समसामयिक परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना को भी स्वर दिया है, किंतु मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण का विश्व बंधुत्व संकुचित सा हो गया है। प्रगतिवादी कवि अपने गांव, नगर, जनपद आदि को ही देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। नागार्जुन ने लिखा है एक जगह, याद आता है मुझे अपना तरौनी गांव, याद आती लीचियाँ आवाम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदिन और तालम खान। शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष की तरह कला पक्ष में भी नवीनता का समावेश किया है। उनकी भाषा छायावादी कवियों की तरह संस्कृत निष्ठ न होकर के अत्यंत सरल है। शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है और कहीं बनावट नहीं है। आम आदमी की भाषा में पंत जी भी तो कहते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तो इस तरह से प्रगतिवाद का कवि सर्वथा नवीनता का ही समर्थक है, चाहे भाव पक्ष हो चाहे कला पक्ष हो। प्रगतिवाद ने अपने पूर्ववर्ती हिंदी कविता की घोर व्यक्तिवाद, कल्पनातिशयता आदि से इतर हो जन सामान्य के यथार्थ जीवन को अपने काव्य का विषय बनाया। स्पष्ट है कि प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक सशक्त विचारधारा है और प्रगतिवादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि। प्रगतिवादी कवियों में हम कई कवियों का नाम तो आता है इसमें, लेकिन नागार्जुन जी की चर्चा होगी। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, रामेश्वर शुक्लांचल जी हैं और त्रिलोचन हैं, रांगे राघव हैं। और लेकिन हम चर्चा करेंगे, यहाँ हमारा विषय है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी का जन्म तरौनी दरभंगा में 1911 में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्र एवं माता का नाम श्रीमती उमा देवी था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनकी शिक्षा तरौनी टोल संस्कृत पाठशाला, तरौनी, गनौली और पचगछिया से व्याकरण माध्यमा से हुई। 4 साल तक काशी और कलकत्ता में संस्कृत का अध्ययन एवं शास्त्री की पढ़ाई काशी से हुई। इन्होंने कोलंबो में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया। 1929 ईस्वी में इनकी पहली कविता मिथिला मैथिली भाषा में प्रकाशित हुई। इनकी पहली हिंदी कविता 1933 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्वबंधु में राम के प्रति शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1932 में इनका विवाह अपराजिता देवी के साथ हुआ। 1936 ईस्वी में इन्होंने सिंघल में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से इनका नाम नागार्जुन हो गया। 1938 में ये राहुल सांकृत्यायन, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद के संपर्क में आए। 1939 ईस्वी में नागार्जुन ने अमवारी में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण हजारीबाग
और छपरा के सेंट्रल जेल में 10 माह की सज़ा काटनी पड़ी। 1941 ईस्वी में इनको दोबारा भागलपुर जेल में 8 माह की सज़ा काटनी पड़ी। 1974 ईस्वी में इन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसके कारण 1975 ईस्वी में जेल गए। नागार्जुन का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। नागार्जुन ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अधिकारपूर्ण लेखन किया। यात्री उपनाम से ये मैथिली में भी कविताएं लिखते थे। कवि के साथ साथ वे हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार भी हैं। नागार्जुन ने गरीबी अभाव को स्वयं भोगा है। सामाजिक दुर्व्यवस्था, ग्रामीण जीवन की स्थिर विपन्नता तथा लाखों चेहरों की मलिनता एवं उदासी को अत्यंत नज़दीक से देखा है। इसीलिए इनकी कविताओं में स्थितियों का सूक्ष्म रूप तीखे व्यंग के साथ अंकित होता है। नागार्जुन जन पक्षधरता के कवि हैं। नागार्जुन व्यंग्य के भी बेजोड़ कवि हैं। संभवतः कबीर के बाद व्यंग्य का इतना बड़ा दूसरा कवि नहीं है। भारत में ब्रिटेन की रानी के आने पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। यहाँ तीखा व्यंग्य देखा जा सकता है। नागार्जुन ने सिर्फ व्यंग्य एवं राजनीति की कविताएं ही नहीं लिखी हैं, बल्कि गांव, जनपद, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य, मेहनत कष्ट, आम आदमी पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। उनकी कविताओं में संवेदना के अनेक रूप और स्तर दिखाई पड़ते हैं। नागार्जुन अपने काव्य में साधारण शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनेकानेक छंदों और रूपों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। वे रोजमर्रा के बिंबों और शब्दों से अपनी कविता बनाते हैं। नागार्जुन का साहित्य नारी के नैसर्गिक भावों को समझने की चेष्टा के साहित्य में मिलता है। उनकी चेष्टा दिखाई पड़ती है और उन्हें मनोवैज्ञानिक धरातल पर रूपायित करने का वह प्रयत्न भी करते हैं। पौराणिक संदर्भों में शूर्पणखा, अहिल्या, रेणुका, शकुंतला आदि का आधुनिक संवेदना में ढालकर प्रगतिशील नारी चिंतन में उजागर करना नागार्जुन साहित्य की विशेषता है। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक रचना है और जिसमें प्रेम की शालीनता है, भावुकता है, कामुकता और अचेतन मन की अतृप्त काम भावना इनकी रचना से एकदम दूर है। नागार्जुन ने बच्चों की भावनाओं और आज़ादी के लिए सजग होने की प्रक्रिया का जीवंत चित्रण किया है। छोटी छोटी झंडी थामे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अग्रज पीढ़ी के अनुकरण पर संकल्पबद्ध हो रहे हैं, उन पर नागार्जुन की बड़ी साफ सुथरी रचना मिलती है। श्रम जनित प्रकृति अर्थात शस्य श्यामला धरती, सुनहली फसलों की मुस्कान, नीम की टहनियाँ के साथ साथ चातकी की प्यास को परितृप्त करने वाला स्वाति का जल, रजनीगंधा की भीनी भीनी सुगंधित उत्तापित जीवन को शांत करने वाली घटाएं उनकी कविताओं में चित्रित हैं। लोक स्तर तथा लोक संस्कृति पर प्रचलित शब्दों के प्रयोग से नागार्जुन की कविता में नवीन जीवंतता डाल देते हैं। बिजली, बंडिया, तलैया, खूसर आदि शब्द हैं। नागार्जुन की कविता के कई रूप हैं। क्लासिकल कविता, सामयिक कविता, अखबारी कविता, मिथकीय कविता, पोस्टर कविता, लोक कविता, विवरणात्मक कविता, जिसके आधार पर वे समाज और संस्कृति को प्रतिबिंबित करके लोक मंच के नेता बन जाते हैं। नागार्जुन का गद्य साहित्य रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती का अभिनंदन, उग्रतारा, जमनिया का बाबा या डमरतिया, पारो, गरीबदास और कहानी, सूखे बादलों की परछाइयाँ, आसमान में चंदा, तेरे भूख मर गई थी, संस्मरण, मैं सो रहा हूँ, 1 घंटा, आईने के सामने, यात्रा वृत्तांत है इनका, हिमालय की बेटियाँ, टिहरी से नेल्डर और आतिथ्य सत्कार, नाटक है अनुकंपा और निर्णय, बाल साहित्य है कथा मंजरी, सयानी कोयल आदि तमाम है। और नागार्जुन का काव्य युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में, खंड काव्य है इनका, गीत गोविंद, भस्मांकुर और मेघदूत का हिंदी रूपांतर। निबंध भी इन्होंने कई लिखा और उसके बाद इनको साहित्यिक सम्मान पुरस्कार मिला है। सन 1968 ईस्वी में मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1988 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1993 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त सम्मान, बिहार सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में राजेंद्र शिखा सम्मान, पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा सन 1995 में राहुल सम्मान और सन 1994 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी के 72 सदस्य के रूप में चुना गया, सम्मान मिला। सब मिलाकर उनके 20 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो सपाट, ऊबड़ खाबड़, दली और पोस्टरी हैं, जिसके कारण नागार्जुन के मूल्यांकन में बाधा पहुंचती रही है।
इन अत्यल्पजीवी कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने दीर्घजीवी कविताएं भी लिखी हैं। दलीय और पोस्टरीय कविताएं उनके पक्ष को कमज़ोर करती, किंतु बेहतर कविताओं के लिए वे ऊर्जा देती हैं, ये बच्चन सिंह जी कहते हैं। फिर नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहां पर गंवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। और छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। जगह जगह गांव की धरती का खुरदरापन अपनी उर्वरता और ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उन्होंने ठीक ही कहा है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता उस रवि का। ये भी बच्चन सिंह ही कहते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर रामदास मिश्र ने कहा है कि नागार्जुन की कविताएं मुख्यतया 3 तरह की हैं। कुछ कविताएं गंभीर, संवेदनात्मक और कलात्मक हैं, जिनमें कवि ने मानव की रागात्मक छवि अंकित की है और मानवीय संभावनाओं के प्रति आस्था व्यक्त की है। दूसरी कोटि की कविताएं वे हैं जो सामाजिक कुरूपता, राजनैतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास पर चुभते हुए व्यंग्य करती हैं। तीसरी कोटि की कविताएं वे हैं जो उद्बोधनात्मक और अपेक्षाकृत